जय हिंद बच्चों। ठीक है, आप लोग बहुत दिन से बोल रहे थे ट्रांसफार्मर है ना? हाँ, ट्रांसफार्मर का वीडियो बना दीजिए। देखिए, ये जो है नो डाउट इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, और ये 5 नंबर में आएगा अगर आया तो। ठीक है, और मेरा मानना है कि ये तैयारी करना इसका बहुत आसान है। इसमें ना तो डेरिवेशन टफ है, कहने का मतलब कि इसका ना तो फिगर टफ है, और ना ही इसका थ्योरी ज्यादा है, और ना ही इसका कैलकुलेशन ज्यादा है। बहुत सिंपल है ट्रांसफार्मर। ठीक है, बहुत आराम से एकदम टू द पॉइंट, ज्यादा ताम झाम नहीं करना है अभी। ठीक है, टू द पॉइंट जो होना चाहिए नोट्स में वो उतना ही लिखे हुए हैं, उतना आपको समझा देते हैं। आप उसका तैयारी कर लीजिएगा, हूबहू जाके वहां क्या बोलते हैं उतार दीजिएगा। जो नंबर आना होगा 5 नंबर वो पक्का आपका आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहला बात आता है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। हम बोले कोई भी डिवाइस आप अगर लिख रहे हैं बोर्ड में, तो सबसे पहले उसका लिखना रहता है डिफिनेशन, उसके बाद उसका प्रिंसिपल, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन और थ्योरी, फिर वर्किंग। अगर ये सब लिख लिए तो बस कंप्लीट हो गया डिवाइस। तो सबसे पहले अगर ट्रांसफार्मर दिमाग में आता है तो ट्रांसफार्मर आखिर होता क्या है, ये सबसे पहले हमको जानना है, और यहीं से हम लोग डिफिनेशन को उठा लेंगे। तो यहां से देखिए, आपको यहां से डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। आप अगर आसान भाषा में बोलें तो बोलेंगे ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्टिंग लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, या तो हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। मतलब ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई में बदल सकता है और हाई वोल्टेज को लो में बदल सकता है। अगर हम सिंपली लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लिख रहे हैं 12th का लिख रहे हैं एग्जाम, तो थोड़ा ढंग से लिखना चाहें तो ये देखिएगा क्या लिखेंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट, जब लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है उस समय करंट क्या होता है, हाई। ठीक है, तो ऐसा डिवाइस जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, जो कि हाई करंट पे है, उसको किस में बदल दे, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे, जहां करंट क्या हो जाएगा, लो। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर। अब पूरा एक साथ बोलते हैं। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्टिंग लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट, वाइस वर्सा। ठीक है, ये हो गया डिफिनेशन। और समझने के लिए आपके मन में बस ये चलना चाहिए कि एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई में बदलता है, हाई को लो में बदलता है, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर कहते हैं। बात समझ में आ रही है, एकदम टू द पॉइंट चलेंगे हम लोग। तो यही हो गया आपका डिफिनेशन, यही हो गया डिफिनेशन। आप आराम से ट्रांसफार्मर लिखिएगा और लिखिएगा कि ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, और नहीं तो अगर वहां आप भूल गए, एक लाइन में लिखेगा ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, या फिर ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्टिंग लो वोल्टेज एट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज। ऐसे करके अगर आप सेंटेंस को लिख देते हैं मिला के तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, बाकी ये भी कोई टफ नहीं है डिफिनेशन, आराम से आप ये याद रख सकते हैं। अब यहाँ आते हैं, दूसरा आता है बाबू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में बहुत बड़ा लाइन लिख सकते हैं, लेकिन एक लाइन में लिखिएगा और बात खत्म हो जाएगा। क्या लिखिएगा, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। बस एक लाइन लिख दीजिएगा, 1 नंबर इसका दे देगा आपको। स्टेप बाय स्टेप, इसका 1 नंबर इसका, ऐसे सीधा लिखेगा। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर जो होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका मतलब यही हुआ, कोई भी डिवाइस बनता है तो किसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे एसी जनरेटर जो बना, एसी जनरेटर किस पे बना था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। उसी तरह से जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रिंसिपल पे बनता है ना, म्यूचुअल इंडक्शन पे। अब आता है कंस्ट्रक्शन, स्टेप बाय स्टेप। और इसको ये जो पॉइंट लिखिएगा प्रिंसिपल, उसको 2 बार लिखिएगा। मतलब अगर ब्लू पेन ही लेके गए हुए हैं तो इसको मोटा कर दीजिएगा, इसको थोड़ा सा
यानी हाईलाइट कर दीजिएगा जिसको बोल सकते हैं, इसको हाईलाइट कीजिएगा, इसको हाईलाइट कीजिएगा, फिर वहां आप लिख रहे हैं डिफिनेशन तो डिफिनेशन लिख के हाईलाइट कीजिएगा। तो ये इस तरह से नंबर आपका कटेगा नहीं, है ना, गर्दा नंबर आएगा। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन लिखें और इसको एक बार और चला दिए कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। तो ये फोकस हो जाता है एग्जामिनर को कि हाँ बच्चा थोड़ा मेहनत किया है। ठीक है, आप कंस्ट्रक्शन लिखें। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि जो जो यूज होता है ट्रांसफार्मर को बनाने में मेनली, है ना, जो जो यूज होता है, खास करके जो यूज होता है उसको हम लोग लिखते हैं सिंपल भाषा में। तो सबसे पहले बात आता है कि सर यूज क्या क्या होता है। तो थोड़ा सा हमने इसका कंस्ट्रक्शन का कहने का मतलब फिगर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले फिगर बताते हैं, कंस्ट्रक्शन में फिगर बताते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन को पढ़ देंगे। अब देखिएगा फिगर बहुत तरह का है ट्रांसफार्मर, है ना, यूट्यूब पे देखिएगा या फिर कहीं निकालिएगा तो बहुत अजीब अजीब सा है। लेकिन आप एग्जाम के समय में ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, देखिए एक स्क्वायर बनाइएगा इस तरह से, एक आपको स्क्वायर बनाना है। इसे ट्रांसफार्मर का फिगर देखिए, आप तुरंत सीख जाइएगा। ऐसे आप एक स्क्वायर बना दीजिए, बड़ा सा, एक बड़ा सा स्क्वायर बनाइए, एक इसके बीच में बनाइए छोटा सा स्क्वायर, ऐसे बना दिए। उसके बाद यहाँ से एक लाइन इधर खींचिए, एक लाइन यहाँ से इधर खींचिए, फिर यहाँ से ऐसे खींचिए, इसको मिला दीजिए। ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, ऐसे बना दीजिए सबसे पहले। उसके बाद क्या कीजिए, दूसरा कलर अगर यूज कीजिएगा तो यहाँ ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे। उसके बाद यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा, ऐसे। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से एक लाइन इधर मिलाना है, यहाँ से मिलाना है, ये हो गया इधर से इधर, ये से इधर, और यहाँ बना दीजिएगा ऐसे से, ये कॉइल बन गया। उसके बाद यहाँ से ऐसे लाइन खींचिएगा, यहाँ से ऐसे लाइन खींचिएगा, और फिर यहाँ से ऐसे 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 बन गया। अब इसमें देखिए दो कॉइल बना है, ये कॉइल है ये भी कॉइल है, तो दो कॉइल बना है। एक को बोलते हैं बाबू प्राइमरी कॉइल, ऐसे लिख देंगे एक को हम लोग प्राइमरी कॉइल, और एक को लिख देंगे हम लोग सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। बस इतना आप लिख दीजिएगा, बात खत्म, ट्रांसफार्मर बन गया आपका प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल। अब क्या है, सोचिए अगर कॉइल बनेगा तो कॉइल बनेगा तो कॉपर के वायर होगा, उस कॉपर वायर जो होगा वो सॉफ्ट आयरन के ऊपर घुमा हुआ होगा, तभी तो कॉइल बनेगा। प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, कॉइल कैसे बनेगा, कॉपर वायर होना चाहिए। और वो कॉपर वायर जो होता है, जब भी आप कॉइल का बात करते हैं तो वो कॉइल जो है वो बंधाता है किसी के ऊपर, वो घूमता है, जिसपे घूमता है ना उसको सॉफ्ट आयरन बोलते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर बोलते हैं, तो उसी के ऊपर वो घूमता है। तो जो हो रहा है वो चीज हम लोग लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में। पहले तो बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर को बनाने में दो कॉइल होता है, एक को प्राइमरी कॉइल कहते हैं, एक को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं। अब ये और कॉइल को बनाने में कौन सा वायर यूज कर रहे हैं, कॉपर वायर यूज कर रहे हैं। कॉपर वायर कहाँ पे घूम रहा है ना, आयरन कोर के ऊपर घूम रहा है, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर घूम रहा है। बस यही चीज को लिखेंगे, फिगर अगर आप समझ गए तो यही चीज को कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। देखिएगा, ये ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी कॉइल एंड ए secondary coil. The coils have large number of turns of insulated copper wire. The coils are wound on a soft iron core. एक लाइन फालतू नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर जो बनता है उसमें प्राइमरी कॉइल होता है और सेकेंडरी कॉइल होता है। जो वायर होता है, कॉपर वायर जो होता है वो इंसुलेटेड होता है। इंसुलेटेड का मतलब पॉलिश किया हुआ रहता है। वायर क्या रहता है, पॉलिश किया हुआ, ठीक है, वही हुआ इंसुलेटेड, है ना। और द क्वाइल्स हैव लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। अब आप बताइए, अगर क्वाइल आप बना रहे क्या एक बार ऐसे रन घुमाइएगा वायर को, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होता है कि नहीं होता है। कोई भी क्वाइल बनाते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है कॉपर वायर। द क्वाइल्स आर ओन्ड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर। वो जो घुमा हुआ है वो किस पे घुमा हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर पे। अब एक लाइन में अगर कंस्ट्रक्शन को हम दिमाग में बोलेंगे तो सीधे बोलेंगे कि ट्रांसफार्मर को बनाने में एक प्राइमरी कॉइल लगता है, एक सेकेंडरी कॉइल लगता है। उस कॉइल में जो बनाया गया है कॉइल वो कॉपर वायर से होता है। कॉपर वायर इंसुलेटेड होता है, मतलब पॉलिश किया हुआ रहता है, और वो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर घूमा रहता है। हो गया आपका कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन खत्म। ये हो गया कंस्ट्रक्शन का खेल खत्म, लिख दिए, ये लिख दिए। अब आता है बाबू टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। इससे भी सवाल ऑब्जेक्टिव बना सकता है। तो हो गया टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। तो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसे कहते हैं जो लो वोल्टेज को हाई कर दे,
उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। लो वोल्टेज को जो हाई कर दे उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो कर दे उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? जो हाई वोल्टेज को लो कर दे उसे क्या कहते हैं? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब इस डिफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इट इज द ट्रांसफार्मर विच कन्वर्ट्स लो एसी करंट, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट। ठीक है, एक लाइन में आप जिससे कि अगर आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो सिंपल लिख सकते हैं कि लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना, जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसको ये क्या कर देगा? हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में बदल देगा। अभी तो हम आपको बोले जब वोल्टेज हाई रहेगा ना तो करंट लो रहेगा, और जब वोल्टेज लो रहेगा तो करंट हाई होगा, ताकि वहां पे क्या हो, पावर जो है, पावर का प्रोडक्ट जो हो वो सेम हो, आईपी जो हो सेम हो। इसलिए यहाँ पे जब हम लिखेंगे, ये जो सेंटेंस लिखेंगे, आप देख रहे होंगे जब लो, यहाँ पे जब लिखाता है लो वोल्टेज, जब लिखाता है लो वोल्टेज तो एट हाई करंट लिखाता है, और जब लिखाता है हाई वोल्टेज, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज जब लिखाता है तो करंट क्या हो जाता है? लो हो जाता है। तो इस पे आपने थोड़ा सा डिस्टर्ब न होइएगा। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ क्या लिखे हैं? लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज तो हाई करंट रहेगा, है ना। लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज रहेगा तो करंट क्या होगा? हाई। जब वोल्टेज लो रहेगा तो करंट हाई होगा। लेकिन यहाँ देखिए, अगर हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज जब हाई हो गया तो करंट क्या हो गया? लो हो गया। वही चीज वहां लिखा हुआ है, जो लो हाई आके आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वैसे आपको डिस्टर्ब होना नहीं है। ठीक है, आप सिंपल भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि इट इज द ट्रांसफार्मर विच इज कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट हाई, है ना, लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। ऐसे आप खुद से लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थोड़ा सा ये वर्ड जो है वो आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन ऐसे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। उसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ क्या बोले? स्टेप डाउन का मतलब हाई वोल्टेज को लो कर दे, हाई वोल्टेज को लो कर दे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट इज द ट्रांसफार्मर व्हिच कन्वर्ट्स हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हाई करंट। बात आ रही समझ में? ये दोनों से जो अभी हम आपको समझाएं वही चीज है। स्टेप अप का मतलब लो वोल्टेज को जो हाई कर दे, और स्टेप डाउन का मतलब जो हाई वोल्टेज को लो कर दे। ठीक है, उसके बाद आता है बाबू थ्योरी। थ्योरी में क्या आता है? देखिए ये चीज हो गया, हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अगर आप एग्जाम में अगर ये भुला रहे हैं, ये दो स्टेप भुला रहे हैं, ये वाला ये, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कंस्ट्रक्शन के बाद आप सीधे थ्योरी में आ सकते हैं, अगर आप इस चीज को भुला रहे हैं तो। वैसे भुलाना नहीं चाहिए, कुछ खास है नहीं। ठीक है, अब थ्योरी में स्टार्ट करेंगे तो थ्योरी में क्या लिखना है? दो लिखना है। यहाँ कुछ मान रहे हैं हम लोग NS, NP और फाई। NS क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। NP क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल। और फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इन ईच टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। कोई दिक्कत नहीं इसमें। दो कॉइल था, एक में नंबर ऑफ टर्न्स NS माने, एक में नंबर ऑफ टर्न्स NP माने। और फाई क्या है? फाई हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल के अंदर मिलेगा हमको। बात आ रही समझ में? तो ये हम लोग मान लिए थ्योरी में। अब आते हैं हम लोग कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन देखो इसका बहुत आसान है, खत्म हो गया। अब ट्रांसफार्मर में कुछ बचा नहीं, अब खत्म हो गया। 2-3 स्टेप और चलेगा और खत्म हो जाएगा। अब बताइए, फ्राइडे लॉ में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, E=-N dφ/dt, ये फॉर्मूला पढ़े थे। और एक पावर का फॉर्मूला पढ़े हैं V/I। V को कहते हैं वोल्टेज, है ना, I को करंट, और P मतलब पावर। ये दोनों फॉर्मूला यूज होगा और खत्म हो जाएगा आपका, और आपका खत्म हो जाएगा इसका कैलकुलेशन। कैसे खत्म होगा चलो समझते हैं। देखिए यहाँ फ्राइडे और लेंज लॉ दोनों लिखा हुआ है, तो फ्राइडे और लेंज लॉ लिख दिया मतलब माइनस के साथ इक्वेशन को लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? पहले लिखेंगे ई प्राइमरी लिखेंगे, ई प्राइमरी लिखेंगे और ई सेकेंडरी लिखेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में तो क्या होगा? -NP dφ/dt, ये हो गया। प्राइमरी कॉइल में ये वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ। एंड
ई सेकेंडरी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एन एस डी फाइव बाय डी टी। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, 1 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो क्या होगा बताइए। 1 को डिवाइड करते तो ऊपर हो जाएगा ईपी, यहां हो जाएगा ईएस, ईपी बाई ईएस, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा माइनस एनपी डी फाइव बाई डी टी डिवाइड बाय माइनस एनएस डी फाइव बाई डी टी। अब बताइए काटिए इसको, क्या क्या काटिएगा, डी फाइव बाई डी टी से डी फाइव बाई डी टी, माइनस से माइनस, तो क्या आ गया यहां से एक रिलेशन मेरा, ईपी बट्टा ईएस इक्वल टू एनपी बट्टा एनएस। इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन करके रख लीजिए। बोलिए यहां से यहां तक में कोई दिक्कत हुआ? ये दोनों फॉर्मूला है, एक हम लगा चुके हैं, एक और लगाने वाले हैं, ठीक है। तो दो ऐसे लिखे हैं, दोनों को डिवाइड किए तो यहां तक आ गए। इक्वेशन नंबर 3 रख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि जो पावर हम उसको दिए वो पूरा के पूरा हमको रिटर्न दे दिया, उसी को आइडियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। रियलिटी में ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं इस दुनिया में, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर होता आइडियल ट्रांसफार्मर तो जितना हम इनपुट दे रहे हैं आउटपुट हमको उतना मिल जाता, जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना हमको आउटपुट मिल जाता। बात आ रही समझ में? तो यहां से जब हम लोग रिलेशन निकालेंगे इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो अगर हम लिखेंगे पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला बताइए क्या है, यहाँ P इक्वल टू V इंटू आई, हम V के जगह पे E यूज करेंगे तो E गुना क्या हो जाएगा I, E गुना क्या हो जाएगा I। तो इनपुट पावर मतलब जो पावर हम दे रहे हैं, तो पावर हम दे रहे हैं, मान ले प्राइमरी कॉइल में दे रहे हैं, प्राइमरी कॉइल में पावर दे रहे हैं और सेकेंडरी से हम लोग निकाल रहे हैं। कुछ भी लिख सकते हैं कि करंट हम प्राइमरी की तरफ से दे रहे हैं और सेकेंडरी से ले रहे हैं, या तो सेकेंडरी को दे रहे हैं प्राइमरी से ले रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इनपुट पावर का अगर हम बात करें तो यहाँ हो जाएगा हमारा इनपुट पावर में हो जाएगा ईपी आईपी, ये हो जाएगा हमारा इनपुट पावर ईपी आईपी। प्राइमरी को दिए और हम लोग कहां से लिए, सेकेंडरी से लिए, तो ईएस और आईएस ये कहां से लिखे पता चला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है ई गुना आई, तो वही लिख रहे हैं। ये पावर हम लोग प्राइमरी को दिए और ये कहां से ले लिए, सेकेंडरी से ले लिए। अब यहाँ आप बताइए अगर हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाना चाहें तो बहुत आराम से बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे बताइए, तो यहाँ लिखेंगे ईपी डिवाइड बाय ईएस को नीचे ले आइए, ईएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर हो गया आईएस और इधर है आईपी, तो नीचे चला गया तो हो जाएगा आईपी। ये क्वेश्चन नंबर ले लीजिए 4। अब आप 3-4 को ध्यान से देखिए, तो यहाँ क्या है ईपी बटा ईएस इक्वल टू एनपी बटा एनएस, और यहाँ क्या है ईपी बटा ईएस इक्वल टू आईएस बटा आईपी। मतलब इसका लेफ्ट साइड जो है वो इक्वल है, तो राइट साइड भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इक्वल बोल सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड इक्वल हो गया तो राइट साइड इक्वल, मतलब एन पी बाय एन एस इक्वल टू आई एस बाय आई पी, ये हम लिख सकते हैं, ये आराम से लिख सकते हैं। अब एक बात बताइए आप लोग, ये और ये इक्वेशन को देखिए, बोलिए ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है, इसका मतलब ये और ये तीनों आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, 1 2 और 1 3। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं 5 और हम लिखना चाहें कि इक्वेशन, देखिएगा अगर आप समझिएगा तो बहुत आराम से समझ सकते हैं, इतना इक्वल टू ये है, इतना इक्वल टू ये है, फिर ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब ये और ये तीनों आपस में क्या हो गया, इक्वल। तो हम लोग लिख सकते हैं एक लाइन में फ्रॉम इक्वेशन 3 4 and 5 से एक लाइन में क्या लिख सकते हैं, ईपी बाय ईएस इक्वल टू, देखो ईपी बाय ईएस इक्वल टू क्या है, आईएस बाय आईपी, तो आई एस बाय आई पी। अब बताइए
आई एस बाय आई पी इक्वल टू क्या है, आई एस बाय आई पी इक्वल टू क्या है, एनपी बाय एन एस, एनपी बाय एन एस ऐसे लिख सकते हैं। देख लीजिए ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। बस यहां तक आप कर दीजिए, आपका जो नंबर है 5 नंबर आराम से मिल जाएगा, है ना। ईपी ई एस आई पी एन पी एन एस, मतलब ई और एन वाला रेशियो सेम है और आई वाला इसके अपोजिट है। देखो पी पी एस एस, अब बाकी जो आई वाला लेंगे तो पी एस और एस पी। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? तो देखो ये जो डेरिवेशन या जो डिवाइस हम बताएं बहुत आसान है, कुछ खास है ही नहीं। फिगर भी आसान है, इसका कैलकुलेशन भी बहुत आसान है। अगर 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लिए तो हो जाएगा। और 5 नंबर का बात है तो इसको कर लेने में बहुत अच्छा है कि आप कर ही लीजिएगा, क्योंकि इसको छोड़ के नहीं जाइएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं वीवीआई देखिए, जितना गेस किया जा रहा है क्वेश्चन आप सब करके जाइए, जो आ जाएगा उसी को बना के आ जाना है, ठीक है। ज्यादा आपको अभी सोचना नहीं है, टाइम है, आपको मौका मिल रहा है, उस तरह का सुविधा मिल रहा है, तो आपको छोड़ना नहीं है, सब कंप्लीट करके जाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चे।